नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो दिल्ली सल्तनत का सेकंड पार्ट है। देखिए, इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, तभी आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता चल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत है उसमें 5 राजवंश हुए हैं। हमने गुलाम वंश को पढ़ लिया है। तो गुलाम वंश का जब अंत होता है तो उसके स्थान पर खिलजी वंश आ जाता है। तो आज हम खिलजी वंश को पढ़ेंगे। देखिए, खिलजी वंश की जो स्थापना की गई थी वो जलालुद्दीन फिरोज ने की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो तुर्कमेनिस्तान का निवासी था, यानी कि तुर्कमेनिस्तान में उसका जन्म हुआ था, पर वो रहता था अफगानिस्तान में। जब उसने गुलाम वंश के अंतिम राजा क्यूमर्श की हत्या कर दी और उसकी हत्या करने के बाद यहाँ पर खिलजी वंश की स्थापना इसने कर दी। इतिहास में खिलजी वंश को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, खिलजी वंश एक ऐसा वंश था जिसने दक्षिण तक विस्तार किया था, यानी कि उत्तर भारत में तो इसका साम्राज्य स्थापित था, पर इसने दक्षिण में भी विस्तार किया, वहां की धन दौलत को लूटा था। देखिए, एक बात आप याद रखिए कि इसने दक्षिण में अभियान जरूर किया था, इसने यहाँ की धन दौलत जरूर लूटी थी, पर यहाँ पर कब्जा नहीं किया था, इसे अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था, बस यहाँ पर लूटपाट की थी। तो खिलजी वंश में 3 राजा हुए थे, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी। तो ये 3 राजा थे और खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक चलता है। तो हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी जो था वो 1290 से 1296 तक राजा रहता है। जब ये राजा बनता है तो इसकी जो उम्र थी वो 70 वर्ष की थी, यानी कि 70 वर्ष की आयु में ये राजा बनता है। इसकी जो नीति थी वो दूसरों को प्रसन्न करने की नीति थी। इसने अपने साम्राज्य के विस्तार नहीं किया, क्योंकि 70 वर्ष का था और 70 वर्ष के इंसान को बहुत ही मुश्किल हो जाता है, अपने साम्राज्य के विस्तार कैसे करेगा ये। तो इसने क्या किया, जब इसके शासनकाल में विद्रोह होता था तो ये एक ही बात कहता था कि मैं बूढ़ा मुसलमान हूँ और मैं बिना वजह किसी का रक्त नहीं बहा सकता। इसके शासनकाल में एक ही युद्ध हुआ था जो मंगोलों के साथ इसका हुआ था। मंगोल शासक था अब्दुल्ला, जो चंगेज खां का बेटा था। इसने जलालुद्दीन पर हमला कर दिया था और अब्दुल्ला इसमें हार गया। पर अब्दुल्ला के साथ एक व्यक्ति आया था, उल्गू। ये मंगोल था, पर इसने जलालुद्दीन खिलजी के साथ संधि कर ली और इस्लाम धर्म को अपना लिया। अब उल्गू के साथ जो भी लोग थे, इन्हें बसाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली के समीप एक स्थान बसाया था जिसे मंगोलपुरी कहा गया। और इसी मंगोलपुरी में जो लोग रहते थे उन्हें नवीन मुसलमान कहा जाता है, जो अब्दुल्ला के साथ यहाँ पर आए थे। तो आप इसे याद रखिए। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी वैसे तो बहुत ही अच्छा इंसान था, पर इसने अपने शासनकाल में एक क्रूर हत्या की थी। ईरान के धार्मिक सूफी संत थे सिद्दी मौला, इनको इसने हाथी के पांव तले कुचलवा दिया था, क्योंकि सिद्दी मौला पर ये इल्ज़ाम लगा था, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा था जिसे अलाउद्दीन खिलजी कहा गया। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि ये इन दोनों पर फूट डलवा रहे हैं, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ जलालुद्दीन खिलजी को भड़का रहे हैं। इसीलिए सिद्दी मौला को इन्होंने हाथी के पांव तले कुचलवा दिया था। देखिए, इसका जो भतीजा था अली गुशब, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से प्रसिद्ध होता है, इसे इसने 1292 में कड़ा का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। कड़ा उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र था, वहाँ पर आंतरिक विद्रोह हुआ था। तो उसी विद्रोह को शांत करने के लिए इसने अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ पर भेज दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ का सूबेदार था कड़ा का। इसने क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने कि 1194 के आसपास मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया, जब ये राजा नहीं था। फिर उसके बाद इसने अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और खुद सिंहासन पर बैठ गया, यानी कि अपने चाचा की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। इसने अपना जो राज्याभिषेक करवाया था वो बलबन के किले में करवाया था और 1296 में इसका शासनकाल शुरू हो जाता है। तो अगला शासक था खिलजी वंश का अलाउद्दीन
खिलजी, जो 1296 से 1316 तक उसका शासनकाल रहता है। देखिए इसका नाम था अली गुशप और ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। देखिए इसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण बहुत हुए थे, इसीलिए मंगोल आक्रमणकारियों से बचने के लिए इसने अपनी राजधानी को सुरक्षित करने के लिए एक किला बनवाया था जिसे सीरी का किला कहा गया। और सीरी के किले की सुरक्षा करने के लिए इसने जफर खां को नियुक्त किया था। सीरी के किले के अलावा इसने अलाई दरवाजे का भी निर्माण करवाया था जो दिल्ली में स्थित है और ये ऐसा दिखाई देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसकी जो नीति थी वो चाहता था कि मैं पूरे विश्व पर राज करूं, जैसे सिकंदर चाहता था विश्व विजेता बनना, तो इसीलिए ये भी चाहता था। इसलिए इसने एक उपाधि धारण की थी सिकंदर ए सानी। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर ए सानी उपाधि किसे मिली थी, तो अलाउद्दीन खिलजी को मिली थी, जिसका अर्थ होता है दूसरा अलेक्जेंडर। तो आप इसे याद रखिए। देखिए इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए 2 सेनापति को नियुक्त किया था। पहला था उल्गू जो मंगोल था जिसने बाद में इस्लाम धर्म को अपना लिया था, और दूसरा था नुसरत खां। इन दोनों को ये बाहर के राज्यों पर आक्रमण करने के लिए भेजता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी, यानी कि मंगोलों को मारने के लिए इसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। जो भी मंगोल होगा, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, उसे मार दो। इसलिए इस नीति को रक्त और तलवार की नीति कहा जाता है। और रक्त और लोहे की नीति बलबन ने अपनाई थी, तो आप इसे याद रखिए। इसने अपने सैनिकों को नगद पैसे देना शुरू कर दिया, क्योंकि इसे खतरा था कि अगर मैं सैनिकों को पैसे नहीं दूंगा ये आगे चलकर मुझे मार सकते हैं, तो इसलिए ये सैनिकों को नगद पैसे दिया करता था। देखिए इसने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य का खर्चा निकालने के लिए 2 कर और लगा दिए थे, यानी कि 2 टैक्स लगा दिए थे, चरई कर और घरई कर। देखिए चरई कर जो था वो दूध देने वाले पशुओं पर लगता था, यानी कि जो दूध देते थे, दुधारू पशु होते थे, उनके ऊपर चरई कर लगाया जाता था। और घरई कर यानी कि होम टैक्स, तो इसी ने सबसे पहले होम टैक्स लगाया था। तो आप इसे याद रखिए, इससे क्वेश्चन बन जाता है। देखिए इसने अपने साम्राज्य में टैक्स की वसूली करने के लिए एक विभाग बनाया था जिसे दीवान ए मुस्तकराज विभाग कहा गया। और इस विभाग का प्रमुख जो हुआ करता था उसे मुस्तकराज कहा जाता था, ये अधिकारी हुआ करता था। और भूमि की पैमाइश के आधार पर इसने टैक्स लेना शुरू कर दिया, यानी कि इसने अलग से रजिस्टर बनाना शुरू कर दिया ताकि सभी टैक्स दे सके। देखिए यहाँ पर लूट कर हुआ करता था जिसे खम्स बोलते थे, इसकी वृद्धि इसने कर दी थी। यानी कि पहले जो लूट कर हुआ करता था वो 20% राजा को देना पड़ता था, पर इसने 80% कर दिया। अब 80% राजा को ये कर देना पड़ता था। इसके अलावा इसने भू राजस्व की दर जो होती है, यानी कि उपज का जो भी हिस्सा राजा को दिया जाता है, वो इसने 50% कर दिया, यानी कि 1/2 लगान अब कर दिया। अब 50% लोगों को इसे भू राजस्व देना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसने अपने टैक्स में बढ़ोतरी की ताकि इसका खर्चा चल सके। इसने बाजार नियंत्रण और मूल्य निर्धारण प्रणाली को भी स्टार्ट किया था, यानी कि बाजार नियंत्रण यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर बाजार में व्यापार करेगा तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति मंडी में अब व्यापार करेगा तो उसे टैक्स चुकाना पड़ेगा। और मूल्य निर्धारण यानी कि कोई भी वस्तु का मूल्य ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा, जो मूल्य होगा बस उसी के हिसाब से वो उसे लोगों को देगा। अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो वो उसे सजा भी दिया करता था। ऐसा माना जाता है कि ये लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक हुआ, क्योंकि बाजार नियंत्रण प्रणाली भी इसने शुरू कर दी और मूल्य निर्धारण प्रणाली भी शुरू कर दी, इसलिए सस्ते दामों पर लोगों को वस्तुएं मिल जाती थी। इसने अपने सैनिकों को पहचान के लिए हुलिया रंगने का नियम बना दिया, यानी कि जो भी मुद्रा यहाँ पर चलती थी, जो भी सिक्का हुआ करता था, उसे गर्म करके सैनिकों के माथे पर लगा दिया जाता था या बाजू पर लगा दिया जाता था ताकि वहां पर निशान पड़ जाए और उनकी पहचान हो सके कि ये मेरे ही सैनिक हैं। और इसने घोड़े दागने की प्रथा को भी शुरू कर दिया था, यानी कि जो अधिकारी होते थे
जब वो घोड़े को खरीदते थे तो झूठ बोलकर राजा को ये बोलते थे कि घोड़ा मर गया और उस घोड़े को वो दूसरे को बेच देते थे। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने की प्रथा को शुरू कर दिया। इनकी गर्म लोहे की सलाख लेकर घोड़े पर लिख दिया जाता था, उससे पहचान हो जाती थी कि ये हमारा ही घोड़ा है। तो इस तरीके की व्यवस्था इसने चलाई थी। तो आप इसे याद रखिए, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, इसने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए सबसे पहला जो अभियान इसका था वो गुजरात अभियान था। तो गुजरात अभियान जो इसने किया तो उसमें उल्गू खां और नुसरत खां को नियुक्त किया। ये दो सेनापति थे। उस समय गुजरात में कर्णदेव बघेला का साम्राज्य चल रहा था। तो उल्गू और नुसरत खां ने कर्णदेव पर हमला कर दिया और इसे हरा दिया। पर कर्णदेव जो था वो भागकर राजस्थान के रणथंभौर चला गया। रणथंभौर में हमीर देव के पास ये रह गया और हमीर देव ने इसे संरक्षण दे दिया। देखिए, कर्णदेव की एक बेटी थी देवल और इसकी एक पत्नी थी कमला। कमला को ये छोड़ गया और बाद में अलाउद्दीन ने इसके साथ विवाह कर लिया था और अपनी बेटी को लेकर ये रणथंभौर चला गया था। देखिए, एक बात आप याद रखिए कि उल्गू और नुसरत खां जो थे उन्हें गुजरात में एक व्यक्ति मिला था, मलिक काफूर। ये हिजड़ा था। इसे इन्होंने 1000 दिनार में खरीद लिया था। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? तो मलिक काफूर को। ये एक सेनापति था। तो मलिक काफूर ने दक्षिण अभियान में बहुत ही ज़्यादा सफलता पाई और दक्षिण अभियान इसी की बदौलत सफल हो पाया। दूसरा अभियान जो था अलाउद्दीन खिलजी का वो राजस्थान के रणथंभौर में था, क्योंकि यहाँ पर कर्णदेव जो था वो चला गया था और हमीर देव ने उसे संरक्षण दिया था। और दूसरा कारण ये था, ये जो हमीर देव था इसने मंगोलों को संरक्षण दिया था। यानी कि जो मंगोल थे वो यहाँ पर रहा करते थे, वो मौका ढूंढ रहे थे कि किस तरीके से हम अलाउद्दीन खिलजी पर हमला करें। तो ये दूसरा कारण था। इसलिए उल्गू और नुसरत खां ने हमीर देव और कर्णदेव को मार दिया और कर्णदेव की जो बेटी थी देवल, इसका विवाह अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोज से करवा दिया था और इस तरीके से राजस्थान के रणथंभौर में भी इसका कब्जा हो जाता है। देखिए, तीसरा अभियान इसका मालवा पर था, पर मालवा के क्षेत्र को इसने पहले ही जीत लिया था, इसलिए इसने खुद को वहां पर राजा के रूप में स्थापित किया था। और चौथा अभियान जो था वो था चित्तौड़ अभियान। ये सबसे इंपॉर्टेंट अभियान है क्योंकि इसकी वजह जो थी वो थी पद्मिनी, यानी कि पद्मिनी की वजह से इसने यहाँ पर आक्रमण किया था। देखिए, चित्तौड़ अभियान में यहाँ का जो राजा था वो था रतन सिंह, इसकी पत्नी थी पद्मिनी। तो पद्मिनी को हासिल करने के लिए इसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। देखिए, पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। तो आप इसे याद रखिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। पर इसने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो जो पद्मिनी थी इसने जौहर कर लिया, यानी कि जो अपनी दासियां थी उनके साथ मिलकर अग्निकुंड में छलांग लगा दी, उसे ही जौहर कहा जाता है। तो इस तरीके से चित्तौड़ पर भी अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो जाता है। अब इसके दक्षिण अभियान के बारे में हम बात करते हैं। तो दक्षिण अभियान जो इसका सफल हुआ था, मैंने आपको कहा था वो मलिक काफूर की वजह से सफल हुआ था और ये सेनापति था जिसकी वजह से दक्षिण अभियान इसने जीता था। तो सबसे पहला जो अभियान था वो देवगिरी अभियान था। देवगिरी महाराष्ट्र के पास में एक स्थान था जहां पर इसने हमला किया और वहां पर एक राजा था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव पर मलिक काफूर ने हमला कर दिया और रामचंद्र देव यहां पर हार गया। पर बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे देवगिरी का ही राजा बनाए रखा, इससे इसकी सत्ता नहीं छीनी, क्योंकि दक्षिण के इलाके पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ लूटा था इन इलाकों को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। तो रामचंद्र देव यहाँ पर हार गया और इसकी जो धन दौलत थी मलिक काफूर ने लूट ली। दूसरा अभियान था वो था वारंगल अभियान, जो तेलंगाना का क्षेत्र था वारंगल। यहाँ पर क्या हुआ, एक बहुत ही प्रसिद्ध गोलकुंडा की खदान है, यहाँ से कोहिनूर हीरा मिला था जिसका मालिक था प्रताप रुद्रदेव। तो जो गोलकुंडा की खदान है वो तेलंगाना में स्थित है यहाँ पर। तो कोहिनूर जो हीरा था
उसे मलिक काफूर ने छीन लिया प्रताप रुद्रदेव से और अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। देखिए अभी ये कोहिनूर हीरा जो है वो ब्रिटेन के राज परिवार के पास स्थित है। देखिए कोहिनूर हीरा बहुत से राजाओं के पास गया था, जैसे तुगलक आएंगे आगे तो तुगलक के पास चला गया, फिर बाद में जब मुगल आए थे तो उनके पास चला गया, पर अब जो है वो ब्रिटेन के राज परिवार के पास ये स्थित है। तीसरा अभियान जो था वो था मदुरै अभियान। मदुरै जो है वो तमिलनाडु के क्षेत्र पर था। यहाँ पर पांड्य वंश का जो था वो अभी तक राज्य स्थापित था, पर पांड्य वंश जो थे वो कमजोर हो चुके थे, इसीलिए मलिक काफूर ने इन्हें भी हरा दिया और यहाँ की दौलत को लूटकर ये अपने साम्राज्य में चला गया। फिर उसके बाद 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और उसके स्थान पर जो राजा बनता है वो था मुबारक शाह खिलजी। देखिए मुबारक शाह खिलजी 1316 में राजा बनता है और 1320 तक राजा रहता है। ऐसा माना जाता है ये पागल व्यक्ति था, ये शराब पी के राज सिंहासन पर बैठता था, तो इसलिए इसके शासनकाल में कुछ खास हुआ नहीं। देखिए मलिक काफूर ने क्या किया था कि खुद को खलीफा नियुक्त कर दिया था। देखिए इस्लाम धर्म का जो प्रमुख व्यक्ति होता था वो खलीफा हुआ करता था। ये जो खलीफा पद हुआ करता था वो सऊदी अरेबिया में हुआ करता था, कई बार ईरान इराक वाले क्षेत्र पर किसी को खलीफा बना दिया जाता था। और जब अंत में तुर्की में खलीफा की नियुक्ति की जाने लगी तो वहाँ पर विवाद हो गया। तो 1919 में यहाँ पर एक शासक था कमाल पाशा, इसने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया था। तो 1919 में खलीफा का पद समाप्त हो गया था और कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया था। देखिए मुबारक शाह खिलजी को खुसरो खां ने मार दिया था 1320 में, और खुसरो खां की हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने कर दी और यहाँ पर एक वंश चला दिया जिसे तुगलक वंश कहा गया, और ये 1320 से चला था। अब जो अगला वंश आएगा वो तुगलक वंशों का। देखिए आप इसे याद रखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी था इसके दरबार में एक कवि रहते थे अमीर खुसरो। ये इनकी रचनाएं हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इन्हें याद रख सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है, यानी कि हिंदुस्तान का तोता, तो इससे भी क्वेश्चन बनता है। देखिए अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में 8 राजाओं के शासनकाल को देखा था, तो आप इसे याद रखिए। और अमीर खुसरो ने तबला भी बनाया था। देखिए हमारे भारत में मृदंग बजती थी, यानी कि ढोलक की तरह होती थी, उसे बीच से काट कर इन्होंने तबला बना दिया, और ये तबला जो है वो इंडो इस्लामिक शैली का मिश्रण है, तो आप इसे याद रखिए। इसके अलावा एक कवि और थे जो सूफी संत थे, उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने अपने जीवन काल में 10 राजाओं का शासनकाल देखा था, तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये था खिलजी वंश के बारे में। यहाँ पर जो भी मैंने डिस्कस किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो अगला वंश होगा वो तुगलक वंश होगा, तो उसे हम अगले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाइए। आप मुझे टेलीग्राम और फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।